कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अश्विनी शर्मा। डॉक्टर अश्विनी शर्मा वरिष्ठ फिजिशियन हैं और आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, उच्च रक्तचाप, कारण, लक्षण और उपचार। डॉक्टर अश्विनी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद भारती जी, मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। डॉक्टर अश्विनी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि रक्तचाप क्या है और उच्च रक्तचाप से एक आम श्रोता क्या समझे। भारती जी, उच्च रक्तचाप जिसको हम अदर टर्म में बीपी भी कहते हैं या इंग्लिश में हम हाइपरटेंशन कहते हैं, ये हमारी धमनियों में जो खून का प्रवाह है, अगर वो एक नियमित सीमा से अगर ज्यादा हो जाता है तो उसको हम उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन या बीपी की बीमारी कहते हैं। नॉर्मली जो हमारा प्रेशर होता है, खून का प्रवाह जो हमारी धमनियों में होता है, उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्पिग्नोमैनोमीटर, उससे हम नापते हैं। उसका जो वैल्यूज हैं वो है 120 और 80। 120 को हम कहते हैं सिस्टोलिक, जो इसको हम सामान्य तौर पर कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर, और एक जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है, जिसको हम कहते हैं नीचे का ब्लड। तो जो हमारे यहाँ पे हम अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की जो गाइडलाइंस उनको ज्यादातर फॉलो करते हैं, हालांकि और भी बहुत सारी गाइडलाइंस है, नाइस गाइडलाइन है, जेएनसी क्लासिफिकेशन है, बट हमारे यहाँ जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं वो है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की। वो कहते हैं कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है या बीपी है वो 120 से कम होना चाहिए ऊपर वाला, और नीचे वाला 80 से कम होना चाहिए, तो सामान्य है। इसके ऊपर जो भी हमारे पास बीपी आता है उसकी क्लासिफिकेशन अलग है, तो उसके हिसाब से हम बीपी का क्लासिफिकेशन करते हैं या उच्च रक्तचाप का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका कोई आयु से भी संबंध है? जी, पहले जो गाइडलाइंस थी उनका आयु से संबंध था। वो कहते थे कि इस उम्र के साथ हमारा बीपी ऊपर वाला थोड़ा सा बढ़ने लगता है, बट अब जो गाइडलाइंस हमारी कहती हैं वो कहती हैं कि कोई भी ब्लड प्रेशर अगर 120 से या 80 के नीचे, 120 से नीचे और 80 से नीचे होना चाहिए, उसी को हम सामान्य मानेंगे। इससे ऊपर जो भी बीपी है उससे हृदय में और शरीर के बाकी अंगों में दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए उसको हम हाई बीपी या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप की श्रेणी में रखते। तो क्या उच्च रक्तचाप को हम किसी खास बीमारी का कारण मान सकते हैं, उसका लक्षण? जी, उच्च रक्तचाप बेसिकली एक कंडीशन है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी धमनियों में जरूरत से ज्यादा खून का प्रभाव होना एक उच्च रक्तचाप की कंडीशन को शो करता है। इसकी वजह से कई घातक बीमारियां या घातक कंडीशंस हो सकती हैं, जैसे हृदयघात होना, हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं, स्ट्रोक होना, हेमरेजिक स्ट्रोक जिसमें लकवा वगैरह के इश्यूज आ जाते हैं, वो है। और बाकी जो ऑर्गन्स है जहाँ पे छोटी छोटी धमनियां होती हैं, वहां पे उन ऑर्गन का मल्टीपल ऑर्गन फेलियर या मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन या टारगेट ऑर्गन फेलियर, इसकी चीजों की संभावना बढ़ जाती। जैसे हम जन सामान्य समझ सकता है कि जैसे जो हमारी बड़ी धमनियां होती हैं जिनका डायमीटर बड़ा होता है, उनमें तो रक्तचाप का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर थोड़ा सा भी बढ़े, बट जहां पे ऑर्गन में जहां छोटी धमनियां होती हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल की धमनियां होती हैं, वहां थोड़ा सा भी ब्लड में अगर प्रेशर में अगर चेंज आ जाता है तो वहां पे वो फटना शुरू कर देती हैं। तो अगर हम लंबे समय से अगर हमारे पास ये इश्यू आ रहा है तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की भी कंडीशंस बन जाती। अब आपसे जानना चाहेंगे कि रक्तचाप जो है इसके बारे में कई तरह की धारणाएं आम जनता के बीच हैं और कुछ लोग इसको बहुत ही कैजुअली लेते हैं, इसको बहुत सामान्य तौर पर लेते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या इतना सामान्य है ये ब्लड प्रेशर का बढ़ना? जी नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अपने सभी श्रोताओं को, अपने पेशेंट को, सबको ये कहता हूँ कि ब्लड प्रेशर की बीमारी को एक बहुत ही सीरियस नोट पे लेना चाहिए। मुख्यतः पे जन साधारण ये समझता है कि जब, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रक्तचाप जब बढ़ता है, ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है, तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो काफी देर में आते हैं। जब तक, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी धमनियां जब रोज हमारी फटने लग जाती हैं ऑर्गन्स में, तो उसका जो एक कम्युलेटिव इफेक्ट, हम कहते हैं कि एक सार जब कुछ समय में एक होता है तो मल्टी ऑर्गन फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तब तक काफी देर हो जाती है। शुरुआत में बीपी बढ़ता है तो हेडेक, बॉडी में थकान, एक घबराहट, बेचैनी, ये सब होते हैं, बट नॉर्मली लोग उसको बहुत ही साधारण तौर पर लेते हैं। बट यही चीज जब हमारी कुछ सालों की, कुछ महीनों की, या और भी हमारे पास कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे डायबिटीज हो गया, हमारे पास हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये चीजें जब साथ में मिल जाती हैं तो बहुत ही घातक रूप ले सकती हैं, और हृदयघात जैसे जानलेवा चीजें, स्ट्रोक जैसी चीजें, ये हमारे लिए बड़ी घातक होती हैं। तो मेरा जनसाधारण से निवेदन ये है कि बीपी की जो बीमारी है या जो कंडीशन है, इसका बहुत ध्यान रखें और इसको हल्के में ना लें। जी, आमतौर पर ये भी धारणा है कि अगर ब्लड प्रेशर की दवा आपने खानी शुरू करी तो ये जीवन भर खानी पड़ती है।
इसमें कितनी सच्चाई है? जी, मैं इस चीज से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। देखिए, जो हम ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। ये कोई बीमारी एज सच नहीं है, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं अगर हमारा बीपी बढ़ा रहता है। तो सीधी सी बात है कि जैसे हमारा लाइफस्टाइल, जैसे हम बीपी की बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम अपने जो खान पान में नमक की जो हम यूज है उसको सीमित कर दें। एक छोटे चम्मच से भी हम कम अगर नमक पूरे दिन में ले रहे हैं। अपने खानों में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को बढ़ा देते हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हम अपने उसमें ले रहे हैं। तो इस वजह से, और हमारा जो नियमित दिनचर्या है, नियमित समय पे खाना और एक्सरसाइज, अगर हम ये सब चीजें अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी में ले रहे हैं या दिनचर्या में ले रहे हैं, तो हम कहीं हद तक अपने बीपी की कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब ये कंट्रोल हो जाएगी तो हम डेफिनेटली तौर पर, हम सीधे तौर पर किसी भी दवाई को छोड़ सकते हैं और उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं बीपी की। डॉक्टर शर्मा, क्या जीवन शैली से सीधे सीधे संबंध है ब्लड प्रेशर का? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी बताया, हम ये एक जीवन शैली, मतलब जो हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हम कहते हैं, ये उसी का ही परिणाम है। आजकल इसके अलावा जैसे डायबिटीज है, वो भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो डेफिनेटली अगर हम लाइफस्टाइल को थोड़ा अच्छा रखेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे फ्रूट्स लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, ऑयल का परहेज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप हमारी ठीक हो जाएंगी। तो हमें किसी भी दवाई की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जब हम व्यायाम की बात करते हैं या सुबह घूमने की बात करते हैं या स्ट्रेस से दूर रहने की बात करते हैं, तो इससे हम क्या समझें? इसका मतलब ये है कि अगर हमें बीपी की बात कर रहे हैं तो हमें कम से कम आधे घंटे तेज चलना, जिसको हम ब्रिस्क वॉकिंग कहते हैं, वो हमें हर आधे घंटा हर दिन हमें देना है। उसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे बॉडी से पसीना हमारा बाहर निकलता है तो उसमें सोडियम बाहर निकलता है। तो हमारी जो शोध हुए हैं उनमें ये देखा है कि सोडियम अगर बॉडी में ज्यादा होता है तो उससे शरीर में पानी के रिटेंशन बढ़ जाती है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, तो उससे बीपी बढ़ने लगता है। तो अगर हम उसको एक व्यायाम के तौर पर अगर हम कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं और पसीना हम बाहर निकाल रहे हैं, सोडियम बाहर निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे उसका असर पड़ता है और हम उसको, अपने बीपी को सामान्य तौर पर ही डाउन कर सकते हैं या रेगुलेट कर सकते हैं। डॉक्टर शर्मा, यदि हम किडनी रोग की बात करें तो इसका क्या सीधे सीधे संबंध है ब्लड प्रेशर के साथ? जी बिल्कुल, जन साधारण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि नॉर्मली आदमी सोचता है कि ब्लड प्रेशर हार्ट से रिलेटेड होता है, बट हमारे बॉडी में जो ऑर्गन है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है वो किडनीज होते हैं। किडनी के साथ में लिवर और लंग्स का भी रोल होता है, और एक किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड, वो हमारा बीपी, ये चारों चीजें मिलके हमारा बीपी रेगुलेट करते हैं। तो अगर किडनी में कोई दिक्कत आती है तो हमारे डेफिनेटली हमें बीपी की परेशानी, हाइपरटेंशन की परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। जी, ऐसा कहा जाता है कि हम लगातार ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, और इसके लिए आजकल घड़ियां भी हैं डॉक्टर शर्मा, और ऐसे कई उपकरण आए हैं जो जिनसे हम घर में ही ब्लड प्रेशर को नाप सकते हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा स्फिग्मोमैनोमीटर, इसके लिए एक डिवाइस है जिसे मैनुअली हम चेक करते हैं, तो कौन सा बेहतर है? देखिए, स्फिग्मोमैनोमीटर पहले हमारे पास मरकरी का होता था, बट अभी मरकरी को बैन कर दिया गया है। तो हमारे पास जो मार्केट में स्फिग्मोमैनोमीटर जिनमें है, कफ होता है और पूरी बड़ी मशीन होती है, हम उसको यूज कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी है। इलेक्ट्रॉनिक वाले भी हमारे पास अवेलेबल है, बट इलेक्ट्रॉनिक वाले में थोड़ा सा एक एरर ऑफ चांस होता है उसमें, तो उसको हमें 3 रीडिंग्स का हम एवरेज पेशेंट को लेने के लिए बोलते हैं, और उसका एक सही तरीका होता है लेने का। वो जो भी जनसाधारण है, अपने डॉक्टर से, अपने नर्सिंग स्टाफ से जिनको वो जानते हैं, उनसे सही बीपी लेने का या सही कफ बांधने का जो तरीका है वो सीख सकते हैं और अपने घर में अपना बीपी नाप सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक वाली मशीन है तो उसकी 3 रीडिंग का एवरेज को हम मान के चलते हैं कि ये सही हो। डॉक्टर शर्मा, जैसे कि आपने बताया ये जीवन शैली से जुड़ा हुआ मर्ज है, तो हमें ये भी बताएं कि खान पान किस प्रकार का रखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि नमक का सेवन हम कम से कम करें। जी, इसके लिए हमारे पास एक डैश डाइट होती है, DASH, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डाइट पे मोटे मोटे तौर पे बताया गया है कि आपको एक तो नमक का परहेज करना है, जैसे मैंने बताया एक छोटा जो टीस्पून है उससे भी कम अगर आप नमक अपना यूज कर रहे हैं वो है। आपको अपने डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ऐड करना है। आपने अपनी डाइट में जो लीन डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको ऐड करना है, और जितना हो सके फ्रूट्स आप ले सकते हैं। बाकी ऑयल्स का आपको परहेज करना है। तो ये डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप वहाँ जनसाधारण वहां से भी पढ़ सकता है। और बाकी जैसे मैंने बताया, व्यायाम का बड़ा अच्छा रोल है। अगर आधा घंटा भी अगर आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, ऐसी वॉक जिसमें आपको पसीना आ रहा है, तो ये भी आपके लिए बीपी के रोग में आपको फायदेमंद रहे। जैसे कि आपने बताया कि किडनी पर भी इसका दुष्प्रभाव होता है ब्लड प्रेशर का, और हृदय पर तो जग जाहिर है,
है, लेकिन आंखों पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने में मिलता है। डॉक्टर शर्मा, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारे शरीर में जो बड़ी धमनियां हैं जिनका डायमीटर बड़ा है, उनमें ब्लड प्रेशर के माइनर चेंजेस का फर्क नहीं पड़ता, बट जहां पे छोटी धमनियां हैं जो माइक्रो लेवल पे हैं, जैसे किडनी में है, लिवर में है, आंखों में है, तो जब वहां पे थोड़ा सा भी प्रेशर में चेंजेस आते हैं बीपी में, तो वो वहां पे फटना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे माइक्रो हेमरेजेस शुरू हो जाते हैं, जिससे कि हमारी जो विजुअल एक्यूटी है, हमारे देखने की जो शार्पनेस है, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। उसकी वजह से आंखों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो अंत में क्या कहेंगे हमारे श्रोताओं से? मैं अपने श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि जिनको भी बीपी या हाइपरटेंशन डायग्नोस होता है, उनको इस बीमारी को, इस कंडीशन को बहुत सीरियसली लेना है। इसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना। अगर वो दवाइयों पे हैं तो कभी भी दवाइयां छोड़नी नहीं है कि आज मैं ठीक लग रहा हूं तो मैंने दवाई छोड़ दी, ऐसा एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। और सर्दियों में जो बीपी के मरीज हैं उनको अपना विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना गर्मियों के मुताबिक ज्यादा होती है। तो अपना ख्याल रखें। जैसे हमने बात करी है अभी कि हमें डाइटरी मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सब का अगर ध्यान रखें तो डेफिनेटली आपकी दवाइयां अगर शुरू हुई हैं तो वो कम हो सकती हैं और डेफिनेटली बंद भी हो सकती हैं, बशर्ते आप अपनी जीवन शैली को उसके अनुरूप ढाल लें। तो डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और अपने उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन से जुड़ी विभिन्न जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।